दो लड़के आते हैं और किसी किले की तरह सिक्योर्ड हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में स्मोक बॉम्ब लेके घुस जाते हैं। एक ऐसी जगह जो तकरीबन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत को दर्शाती है। और ये होता है जिस दिन 2001 पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी के होते हुए वहां की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर होती है। जिन लोगों ने ये किया उन पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर टेरर चार्जेस लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पर दिसंबर 13 के इस सिक्योरिटी ब्रीच को जो बात शॉकिंग बनाती है वो है कि इतनी हाई सिक्योरिटी के होते हुए ये ब्रीच हुआ कैसे और उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज कर क्या रही थी। अब आप खुद सोचकर देखिए कि क्या होता अगर इन स्मोक बॉम्ब्स में से निकलने वाला धुआं जहरीला होता, कैसी एक नाइटमेयर की सिचुएशन बन जाती और हमारे इस टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी पर कभी ना मिटने वाला एक दाग लग जाता। आखिर जिन लोगों ने ये सब किया उनकी मंशा क्या थी और कैसे वो लोग सिक्योरिटी एजेंसीज को चकमा देकर स्मोक बॉम्ब्स को पार्लियामेंट के मेन हॉल तक ले गए और कैसे इन लोगों ने भगत सिंह जैसे शहीद के आइडियल्स को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, जानते हैं आज के इस वीडियो में। रहने वाली लोगों को ये भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन ये ऐसा किया जिससे पूरा देश हिल गया। 4 accused who are currently in the custody of the Delhi police have been sent to 7 days police custody. Now we are lucky the gas was not poisonous. Otherwise, the story would have taken a deadly turn. पार्लियामेंट बिल्डिंग का पहला सिक्योरिटी अपग्रेड हुआ था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, जब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में काफी बड़े बदलाव किए गए। तब यही सोचा गया कि जो भी चेंजेस किए गए हैं उनसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग पूरी तरह सिक्योर हो जाएगी। बट ये सोच कितनी गलत थी ये पता चला 13 दिसंबर 2001 को हुए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पार्लियामेंट अटैक के बाद, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। इस अटैक के बाद पार्लियामेंट में मेजर सिक्योरिटी अपग्रेड्स किए गए, जैसे गाड़ियों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग लगाए गए, विजिटर्स के लिए फोटो आइडेंटिटी पासेस बनाना शुरू कर दिए गए, दर्जनों सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, स्नीफर डॉग्स को सिक्योरिटी में डिप्लॉय किया गया और क्राउड कंट्रोल बैरिकेड्स और व्हीकल क्रैश बैरियर्स भी लगाए गए। इसके अलावा लेटेस्ट गैजेट्स जैसे कि हैंड हेल्ड एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फेंसिंग और वॉच टावर्स भी इंस्टॉल किए गए। और इस साल जब पार्लियामेंट को नई बिल्डिंग में ट्रांसफर किया गया तब पुरानी बिल्डिंग की 3 लेयर सिक्योरिटी को 5 लेयर बना दिया गया। पेरीमीटर वॉल्स को 20 मीटर और ऊंचा कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फेंसिंग को और ज्यादा अपग्रेड किया गया। प्लस मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया कि कोई भी अनऑथराइज्ड गाड़ी अंदर ना आ सके, जिससे 2001 जैसे अटैक को दोबारा रिपीट ना किया जा सके। इसके अलावा पार्लियामेंट में काफी ऐसे रूल्स भी बनाए गए जिससे वहां की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। देखिए, पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई टिकट खरीदकर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखने चले जाएं। अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखना चाहते हैं तो पहले आपको एक विजिटर्स पास बनवाना पड़ेगा, जो बनेगा आपके एरिया के मेंबर पार्लियामेंट यानी एमपी की रिकमेंडेशन पर। और रूल ये कहता है कि एमपी जिसके भी पास के लिए रिकमेंड कर रहा हो उसे वो पर्सनली जानता हो। मतलब कि वो एमपी ये गारंटी करे कि जो विजिटर है वो मेरा पर्सनल रिलेटिव, फ्रेंड या नोन इंसान है और मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी विजिटर अपने साथ किसी भी तरह की कोई भी चीज अंदर लेके नहीं जा सकता, जैसे कि वाटर बॉटल, पेन, फोन, बुक या फिर किसी भी तरह का कोई पेपर पैम्फलेट। तो फिर आप खुद सोचिए कि किसी का स्मोक बॉम्ब के साथ पार्लियामेंट में एंटर करना कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। देखिए, पार्लियामेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सबसे जरूरी रोल प्ले करती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी को मेनली 3 सिक्योरिटी एजेंसीज मैनेज करती हैं। पहली है दिल्ली पुलिस, दूसरी है पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और तीसरी है पीएसएस यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, जिसको हेड करता है एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो यूजुअली एक आईपीएस होता है। पार्लियामेंट के आउटर कॉम्प्लेक्स को गार्ड करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और इनर पैरामीटर को 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दिल्ली पुलिस। पहली लेयर है एंट्रेंस ऑफ द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, दूसरी लेयर है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के गेट पर और तीसरी लेयर है जब विजिटर्स गैलरीज में एंटर करते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मदद करती है पीएसएस और पीएसएस ही वो अथॉरिटी है जो किसी भी विजिटर के विजिटिंग पास को फाइनल क्लियरेंस देती है। प्लस विजिटर्स की अल्टीमेटली पूरी तरह फ्रिस्किंग और चेकिंग करना भी पीएसएस की ही ड्यूटी है। इसके अलावा पीएसएस के लोग हर एमपी के रिकमेंडेड विजिटर को एस्कॉर्ट करते हैं विजिटर गैलरीज तक। इवन गैलरीज के अंदर भी पीएसएस के जवान इन विजिटर्स पे अपनी नजर बनाए रखते हैं। प्लस किसी भी विजिटर को 1 घंटे से ज्यादा गैलरी में बैठने की परमिशन नहीं देते। देखिए, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी के लिए यूजुअली दिल्ली पुलिस ने अपने 250 जवान तैनात कर रखे होते हैं, बट अभी रिसेंटली खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू की थ्रेट के बाद इस संख्या को बढ़ाकर 300 के करीब कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और रूल्स के अलावा पार्लियामेंट में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स भी होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स होते हैं और ये कमेटी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को पूरी तरह रिव्यू करती है। दोस्तों, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी ब्रीच के बाद नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्स करते हुए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को बनाया, जिससे इंक्वायरी प्रोसेस को एक्सपीडिएट किया जा सके। बट जो भी हो, इस सिक्योरिटी ब्रीच से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में रहे काफी ऐसे लूप होल्स भी सामने आए हैं जिन्हें ना जाने क्यों अभी तक नजरअंदाज किया गया। देखिए, जब इस इंसिडेंट्स के बारे में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले ये पता चलता है कि बहुत से ऑपोजिशन मेंबर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर पहले ही अपने कंसर्न्स रेज कर चुके हैं और पार्लियामेंट के पिछले
स्पेशल सेशन के दौरान विजिटर गैलरी से हुई पॉलिटिकल स्लोरिंग के इशू पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर को ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने यह सवाल भी उठाया कि स्मोक बॉम्ब फेंकने वाले दोनों लड़कों को 1 घंटे के अलॉटेड टाइम से ज्यादा पब्लिक गैलरी में क्यों बैठने दिया गया। प्लस हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों लड़कों का विजिटर पास बनाया गया था मेंबर पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा की रिकमेंडेशन पर, जो रूलिंग बीजेपी को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि विजिटर गैलरी के पास प्रोवाइड करने का प्रोसेस पॉलिटिकली बायस्ड होता है। अब वीडियो में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस यानी पीएसएस को हेड करता है एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, मगर एज पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी ये पोजीशन पिछले 1 महीने से खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि इस पोजीशन को ऑक्युपाई करने वाले 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर रघुवीर लाल को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके अलावा पब्लिक गैलरीज की फ्रंट रोज पे विजिटर्स को बैठना अलाउड नहीं है, क्योंकि इन रोज में पीएसएस के ऑफिसर्स या फिर हाउस मार्शल्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बैठते हैं। बट अगर ऐसा है तो आखिर क्यों हाउस मार्शल्स उन दोनों लड़कों को गैलरी से नीचे कूदने से रोक नहीं पाए। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अरेंजमेंट बनाया भी इसलिए गया था क्योंकि पुरानी लोकसभा में जब झारखंड को बनाने का बिल इंट्रोड्यूस हुआ तब एक आदमी इसी तरह गैलरी से कूद गया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की दी गई थ्रेट के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों के डिप्लॉयमेंट 250 से बढ़ाकर 300 के करीब कर दी थी। बट जिस दिन यह सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उस दिन सिर्फ 176 सिक्योरिटी ऑफिसर्स ही मौजूद थे। इसके अलावा जिस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो एज पर रिपोर्ट्स 2019 में जब 17th लोकसभा का गठन हुआ तब से ही उस पैनल का कोई अता पता नहीं है। अब इन चीजों के अलावा जो एक बहुत ही क्रूशियल सवाल उठता है और जो हो सकता है कि आपके मन में भी उठा हो, वो ये है कि मेटल डिटेक्टर्स के होते हुए आखिर कैसे ये स्मोक बॉम्ब्स पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंच गए। वेल, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन दोनों लड़कों ने स्मोक बॉम्ब के कैनिस्टर्स को अपने जूतों के सोल में छुपाया था और फिलहाल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में फुल बॉडी स्कैनर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा ये कैनिस्टर्स बने भी प्लास्टिक के थे, जिसकी वजह से मेटल डिटेक्टर्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये कुछ वही टेक्निक थी जो राजीव गांधी के असैसिनेटर्स ने भी यूज की थी। उस वक्त भी मेटल डिटेक्टर्स उन बॉम्ब्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि उनमें भी प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स यूज हुए थे। दोस्तों, इस सिक्योरिटी ब्रीच ने जहां एक तरफ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में रहे काफी सारे लूपहोल सामने लाए, वहीं दूसरी तरफ इस इंसिडेंट्स ने हमारा ध्यान खींचा है देश में पनप रही अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी। क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में छपी रिपोर्ट्स को हम माने तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व 4 लोग या तो अनएम्प्लॉयड थे या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से नाखुश थे। अब लोकसभा के हॉल में स्मोक कैनिस्टर खोलने वाला मनोरंजन देवगौड़ा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद अपने पिता का शीप ब्रीडिंग और पोल्ट्री के काम में हाथ बटाता था। और मनोरंजन के साथ रहे दूसरे लड़के सागर शर्मा का यह स्टेटस था कि अपनी फैमिली की कमजोर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसे 12th क्लास से ड्रॉप आउट करना पड़ा था और अब वो लखनऊ में एक ई रिक्शा चलाता था। इन दोनों लड़कों के अलावा पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर स्मोक कैनिस्टर खोलने वाली लड़की नीलम ने संस्कृत में एमफिल कर रखी थी और वो हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी। अब नीलम की माँ का कहना है कि नीलम अक्सर ऐसा कहा करती थी कि अगर इतना पढ़ने लिखने के बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही तो इससे बेहतर तो है कि मैं मर जाऊं। नीलम का साथ देने वाला अमोल शिंदे एक 12th पास आउट था और वो भारतीय फौज में भर्ती होना चाहता था, पर उसके पेरेंट्स का कहना है कि अमोल ऐसा कहता था कि कोविड लॉकडाउन ने उसके फौज में भर्ती होने के चांसेस को खत्म कर दिया है। देखिए, अगर हम इन 4 लोगों से हटकर अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अवेलेबल मास डेटा को इवेल्युएट करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का पब्लिश डेटा हमें बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कि शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस इन द लेबर फोर्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.6% था, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल से हायर है। इवन अगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे बाकी डेटा फिगर्स को भी आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भारत में कितनी परसिस्टेंट है। देखिए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से यह भी रिवील हुआ है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच में इन्वॉल्व सभी कल्प्रिट्स एक फेसबुक ग्रुप से जुड़े थे जिसका नाम था भगत सिंह फैन क्लब, और इन्होंने भगत सिंह के उसी 1929 के ब्रिटिश पार्लियामेंट पे किए गए अटैक को मिमिक किया, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तब की ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट पे स्मोक बॉम्ब्स फेंके थे। पर 1929 और 2023 के इन दोनों कारनामों में एक बहुत बड़ा फर्क है। 1929 में भगत सिंह ने तब की ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट में जो बॉम्ब्स फेंके थे वो फेंके थे अंग्रेजों की बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। उस 1919 के मॉन्टेग चैंसफोर्ड रिफॉर्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जो भारतीयों के द्वारा मांगी गई ऑटोनॉमी को डिलीवर करने में फेल रहा था। मतलब कि वो अटैक किया गया था एक कलेक्टिव देश हित में, भारत के लोगों के हित की बात आगे रखने के लिए, क्योंकि तब भारत एक आजाद देश नहीं था, एक डेमोक्रेसी नहीं था, ना तो हमारा खुद का राज था और ना ही खुद की चुनी गई सरकार। भगत सिंह ने 1929 में जो किया उसके मायने ही कुछ और थे। पर इन लोगों ने आज भगत सिंह के कौन से आइडियल्स को फॉलो करते हुए भारत की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया? देखिए, आज तो हम गुलाम नहीं है, आज हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जिसे पाना भगत सिंह जैसे ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स का एक सपना था। उस डेमोक्रेसी में जिसे सस्टेन करने के लिए ना जाने कितने सिपाहियों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। उस डेमोक्रेसी में जिसकी इमेज दुनिया भर में बनाने के लिए ना जाने कितने हिंदुस्तानी कड़ी मेहनत से अलग अलग फील्ड्स में अचीवमेंट्स करते हैं। ठीक है, माना कि तुम यूथ हो और हो सकता है कि तुम
तुम सरकार के कामकाज से खुश नहीं हो और कई और हिंदुस्तानियों की तरह तुम्हें सरकार से 100 शिकायतें होंगी, तो ठीक है तुम लोगों के बीच जाओ, उन्हें इस सरकार की कोई गलत नीतियां हैं तो उनके लिए एजुकेट करो, उन्हें उनके राइट टू वोट को सही डायरेक्शन में एक्सरसाइज करना सिखाओ। पर तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम हमारे पार्लियामेंट में घुसकर इस तरह के घिनौने काम को अंजाम दो और दुनिया भर में हमारे पार्लियामेंट को बदनाम करो। हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन इस अटैक के पीछे बताया जा रहा है वो सच हो और अनएम्प्लॉयमेंट इस देश की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, मगर खुद को नौकरी नहीं मिलने के लिए तुम भगत सिंह के उस एक्ट को कॉपी करोगे जो उन्होंने खुद के लिए नहीं बट देश के कलेक्टिव हित के लिए किया था। देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर ब्रेन वॉश की भी सामने आ रही है। वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट में स्मोक बम ब्लास्ट करने वाले दोनों लड़कों में से एक मनोरंजन के पिता ने यह स्टेटमेंट दी है कि उनका बेटा मनोरंजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत एडमायर करता था और उसका यह मानना था कि ये इस देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। आखिर जो भी हो बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज के इस देश के पार्लियामेंट पर, इस देश के टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी पर हमला हुआ है और नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी ऐसा कोई सिक्योरिटी ब्रीच अटैक होता है हमारी अथॉरिटीज और एस्टेब्लिशमेंट तभी नींद से जागती हैं और ऐसे स्टेप्स उठाती हैं जिससे ऐसा अटैक दोबारा ना हो सके। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता भी है कि वो इंसिडेंट्स फिर दोबारा रिपीट ना हो। बट इस बार ऐसी आयरनी सामने आई है कि ये इंसिडेंट्स होता भी है तो किस दिन, जिस दिन 22 साल पहले देश अपनी पार्लियामेंट पर हुए एक ड्रेडफुल टेरर अटैक को ऑलरेडी विटनेस कर चुका हो। ये इंसिडेंट सिर्फ शेमफुल नहीं था बट हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की पोल खोलने वाला भी था। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपकी ओपिनियन मायने रखती है।